भारत का कुछ विस्तार, कुछ अवस्थिति, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब चीजों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों ने नोट्स बना लिए। आज हम उसके आगे भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत का पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के साथ साथ दक्षिणतम छोर कौन सा है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु यहां पे कन्याकुमारी। इसके बाद में पूर्वी बिंदु यहां पे किबिथु और पश्चिमी बिंदु यहां पर हम आ जाते हैं तो गौर माता या इसी का दूसरा नाम हम रख देते हैं कौन सा? सर क्रीक। और एक हमारा दक्षिणतम बिंदु है जो यहां पर है अंडमान निकोबार में रटलैंड द्वीप पर, इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। कल हम लोगों ने यहां तक के सारी चीजें समझ ली थी। अब यहां से आज आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, मुख्य भूमि में दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु गौर माता या फिर सर क्रीक। इंदिरा कॉल और सर क्रीक ये दोनों विवादित पॉइंट हैं क्योंकि ये पाकिस्तान से विवाद में है। आगे हम पढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फिर यहां से। देखते हैं हम आज इंडिया के मैप से, जैसा कि हमने कल आप लोगों को पढ़ाया भी था। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग वापस फिर से देख लेते हैं यहीं पर। अभी यहां तक कल हमने बात कर ली थी। अब यहां से आगे देखते हैं। ऐसे एक भारत का मैप बना लेते हैं छोटा सा तब तक के लिए, और इस मैप के माध्यम से हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक बन गया है ऐसे काम चलाओ तब तक। हम लोगों को सिर्फ नीचे की चीजें भी समझनी है, ऊपर भी हम समझाएंगे थोड़ा सा। नीचे हमारे ने ऐसे कर लिया, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। हम इतना तो जान ही गए। तो आप जानते हैं नीचे एक तरफ हमारे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बे ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ क्या है? अरब सागर। दूसरी तरफ क्या है? अरब सागर। और हमारे नीचे क्या है? हिंद महासागर। यानी कि पूर्वी तरफ बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी तरफ अरब सागर और दक्षिणी तरफ हिंद महासागर। एक परिभाषा होती है कि तीन ओर समुद्र से खुला और एक तरफ उसका मुंह बंद हो, ऐसी जलाकृति को हम क्या कहते हैं? खाड़ी। अब अरब सागर में दो खाड़ियां और भी हैं। पहली खाड़ी यहां पर आ जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और यहां पर दूसरी एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं हम लोग खंभात की खाड़ी। यानी दो खाड़ियां हैं, कौन सी? कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी।
और इधर बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम, द्वीपीय देश है जिसका नाम श्रीलंका है, और इसके बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। यानी भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। पश्चिम में अरब सागर में दो खाड़ियां हैं, कच्छ की खाड़ी, दूसरे खंबात की खाड़ी, और पूरब में एक खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर। इतनी बात क्लियर? यहां से फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हमने देख लिया कि पूरब में क्या है, इधर लिख लेते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में इधर पड़ जाता है हमारा अरब सागर, और यही अरब सागर में दो खाड़ियां हैं हमारी, जिसको बोलते हैं कच्छ की और दूसरी खंभात की खाड़ी। कच्छ और खंभात। यहां से आगे चलते हैं, और दक्षिण में क्या है हमारा? दक्षिण में इसको बोलते हैं हिंद महासागर, या इसी का दूसरा नाम हम कहते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर अंग्रेजी में। जहां तक हम आगे बात करते हैं, पूरा मैप नहीं बनाएंगे, यहां तक का मैप में काम चल जाएगा। सभी को पता है इतना तो कि जैसे नदियां होती हैं तो नदी के किनारे क्या होते हैं? घाट होते हैं। वैसे समुद्र है तो समुद्र के किनारे भी घाट है। जितना बड़ा जल स्तर, जल का क्षेत्र होगा, उतना बड़ा ही घाट होगा। तो हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र, तो इसको बोल देते हैं पश्चिमी घाट, और यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है इसको हम बोल देते हैं पूर्वी घाट। इसको क्या बोल देते हैं हम? पूर्वी घाट। यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है इसको हम बोल देंगे पूर्वी घाट, और जो दूसरा क्षेत्र ये वाला है इसको हम बोल देते हैं पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन स्थल कहां पे है? ये है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों कहां पर मिलते हैं, तो क्या उत्तर होगा? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इनका केंद्र बिंदु कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां। इतनी बात आ गई समझ में? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब यहां से शुरू करते हैं। इधर वाला हम मिटा देते हैं। आगे समझो। इतनी बात आ गई समझ में? अब यहां पर हम अभी हमने पढ़ा यहां से जो यहां तक का क्षेत्र है, और फिर यहां से लेकर और यहां तक का जो क्षेत्र है, ये पॉइंट, एक तरफ ये हो गया पूर्वी घाट, और दूसरी तरफ ये आ गया पश्चिमी घाट। और दोनों का मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी। अब
इधर अभी हमने पढ़ा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी। और इधर हमने क्या पढ़ा अभी, अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। पश्चिमी घाट के किनारे कौन सा समुद्र है, तो ये अरब सागर हो जाएगा। और पूर्वी घाट के किनारे कौन सा समुद्र है, तो बंगाल की खाड़ी। यहां तक आया समझ में। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों कितने राज्यों में फैले हुए हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये आता है कि भारत में तट रेखा से लगने वाले कुल कितने राज्य हैं, या उन राज्यों की संख्या कितनी है, या कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पूर्वी घाट से या पश्चिमी घाट से लगते हैं, या भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई अगर हम यहां से शुरू करके यहां तक जाते हैं तो ये लंबाई हमारी पड़ती है 6100 किलोमीटर। कितनी पड़ती है, 6100 किलोमीटर। और हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। अगर द्वीपों की लंबाई ले लिया जाए दोनों तरफ की, तो यानी कि भारतीय तट की लंबाई ऐसे लिख लो, भारतीय तट की लंबाई, तो एक तरफ से ऐसे लिख लो कितना 6100, और दूसरा ले 16। लेकिन यहां पर हम लिखेंगे क्या, द्वीपों सहित। कहां से है, द्वीपों सहित। द्वीपों सहित लंबाई हमारी कितनी है, 7516 किलोमीटर। और ऐसे लंबाई कितनी है, यानी यहां से हम शुरू करते हैं और यहां तक जाते हैं तो ये लंबाई कुल कितनी है, 6100। और जब ये लंबाई भी जोड़ लेते हैं, ये लंबाई भी जोड़ लेते हैं, तो कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर। आ गया समझ में। यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर अभी तो मैप वही है हमारे पास जो अपना है। अब क्वेश्चन ये पहले पूछा जाएगा कि अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो अरब सागर में द्वीप, तो यहां पे आ जाएगा कौन सा, लक्षद्वीप। और इधर बंगाल की खाड़ी में कौन सा स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे अंडमान, और दूसरा कौन सा है, निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी। इतना आ गया समझ में। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं। कुल राज्यों की संख्या कौन कौन सी है। सबसे पहले राज्य यहां से शुरू होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। यहां पे नहीं आएगा समझ में, आगे देखते हैं। सिर्फ इतना ही ले लो, यानी यहां से शुरू होकर के यहां तक, यहां से शुरू होता है और यहां तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे नीलगिरी में मिलता है, इतना कौन सा क्षेत्र हो गया, ये सिर्फ हमारा हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अर्थात इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट भी अंग्रेजी वालों के लिए। पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो सबसे पहला राज्य यहाँ पे आ जाता है कौन सा, गुजरात, जिसका मॉडल पूरे देश में फेमस है। उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं महाराष्ट्र। और फिर तीसरा राज्य यहाँ पे कौन सा आता है, छोटा सा है, वो कौन सा है, गोवा। गोवा के बाद में फिर कौन सा आता है, ये बड़ा सा है एक, उसका नाम हम रखते हैं कर्नाटक। उसके बाद एक नीचे एक छोटा राज्य है जिसका नाम क्या है, केरल।
और केरल के बाद कुछ हिस्सा लग जाता है यहाँ पे तमिलनाडु में भी। इसको बोल देते हैं हम कौन सा, तमिलनाडु। यानी कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 राज्य किससे जुड़ते हैं, पश्चिमी घाट से। अब प्रश्न एक और पूछा जाता है, पश्चिमी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो हम क्या बताएंगे, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। लेकिन यही प्रश्न अगर घुमा के पूछ दिया जाए तो आप क्या बताओगे, ऐसे यहाँ पे लिखो, नर्मदा घाट, नर्मदा के मुहाने से कहां तक, नीलगिरी तक। कहां तक जाता है, नीलगिरी तक। आ गया समझ में। यानी चाहे प्राकृतिक रूप से पूछे और चाहे ऐसे राज्यों के हिसाब से पूछे, तो क्या बताओगे आप, नर्मदा के मुहाने से। कभी कभी नर्मदा ऑप्शन ना दे तो यह से दे सकता है तापी के मुहाने से, क्योंकि ये दोनों नदियां लगभग समानांतर बहती हैं और अपने संगम स्थल से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी, कहीं कहीं 65 किलोमीटर, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ। आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि कौन सी नदी के मुहाने से, तो या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा, दोनों में सिर्फ एक ही दिया रहेगा। और दूसरा कहां तक जाता है, नीलगिरी तक। कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो क्या बताओगे, 6 राज्यों में। आ गया समझ में। ये तो हमारा पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पूर्वी घाट की तरफ। अब पूर्वी घाट की तरफ देख लेते हैं। इधर के क्षेत्र की तो कोई आवश्यकता है नहीं। देखते हैं तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। ऐसे प्राकृतिक रूप से यहां पे रखते हैं तो ये कौन सा आता है, गंगा का मैदान, या इसी का दूसरा नाम हम रख देते हैं यहीं से, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, या इसी का दूसरा नाम हम रख देते हैं सुंदरबन के डेल्टा से, सुंदरबन का डेल्टा। यहां से शुरू होकर के फिर यहां लास्ट पे अभी हमने क्या बताया था, नीलगिरी तक। वैसे अभी तक इस मामले का कोई प्रश्न इधर से नहीं पूछा गया, यानी कि पूर्वी घाट की तरफ से, पूर्वी घाट की तरफ से अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। इसके साथ कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला राज्य यहीं पे आ जाता है जिसको हम बोल देते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य कौन सा आ जाता है यहीं पर, उड़ीसा। और अब उड़ीसा को ऐसे लिखा जाता है ओडिशा। तीसरा राज्य यहां पे कौन सा आ जाता है, आंध्र प्रदेश। और चौथा राज्य कौन सा आ जाता है, तमिलनाडु। यानी पूर्वी घाट को टच करने वाले राज्य कौन कौन से हो गए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 राज्य हो गए। और इधर पश्चिमी घाट को टच करने वाले राज्य कुल कितने थे, 5। चलो हम ये भी देख लेते हैं फिर से एक बार। यहीं पर आ जाते हैं, फिर से देख लेते हैं। पहला राज्य यहीं पर था कौन सा, गुजरात।
दूसरा राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। और फिर तीसरा राज्य कौन सा था? गोवा। गोवा के बाद में यहां पर आ जाओ तो उस राज्य का नाम हो जाता है कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में यहां पे आ जाओ तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है? केरल। और एक लास्ट में इधर का राज्य यही है, यहाँ पे तमिलनाडु। कुल मिलाकर के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को टच करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? दोनों को कौन कौन टच करता है? तो दोनों को टच करता है सिर्फ एक, जिसका नाम है तमिलनाडु। पूर्वी प्लस पश्चिमी दोनों को टच कौन करता है? तमिलनाडु। और बाकी को पूर्वी घाट के कितने हो गए और पश्चिमी घाट के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9। आ गया समझ में? क्यों 9 है? क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। 5 4 इधर 5 इधर, 5 और 4 9 हो गए। तमिलनाडु को हम 2 बार इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि तमिलनाडु दोनों राज्यों दोनों तरफ स्थित है। पूर्वी घाट में भी कुछ पार्ट आ जाता है और कुछ पार्ट पश्चिमी घाट में आ जाता है। तो भारत की जलीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 9। यहां पे लिख देते हैं, भूल जाओ। जलीय सीमा के राज्य, सीमा कितने राज्यों को टच करती है? 9 राज्यों। आ गया समझ में? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम नीचे की ही बात कर ले रहे हैं। अपना वही प्यारा भारत जो है जैसा भी उल्टा सीधा बन जाता है। जब इतने राज्य हो गए, राज्य के किनारे घाट हो गए, इनको दूसरे हिंदी के पर्यायवाची में घाट भी होता है और तट भी होता है। जब तट होता है तो एक तरफ कौन सा ये घाट है, हम इसको ऐसे भी इसे लिखे दे रहे हैं, यानी कि ये वाला जो घाट है इसको यहीं पे लिख देते हैं पूर्वी घाट ऊपर ही। और इधर वाला जो घाट है, इधर कौन सा घाट हो गया? इधर हो गया पश्चिमी घाट। कौन सा घाट हो गया? पश्चिमी घाट। आ गया समझ में? अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों तरफ 2 तट हैं, तो सबसे पहले तट इधर का तट कौन सा होगा? यहां पर आ जाएगा जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसको हम यहां पे लिख देते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यहां पर का जो तट है उसका नाम क्या है? दीघा तट। और कभी कभी इसी तट का दूसरा नाम हम रख देते हैं बंगा तट। बंगा तट का मतलब बंगाल। उसके बाद में फिर यहां पर एक दूसरा राज्य आ जाता है जिसको हम बोलते हैं अभी अपनी भाषा में ओडिशा। यहां के तट को हम क्या बोलते हैं? उत्कल तट। द्राविड़ उत्कल बंग सुना है ना? उत्कल तट। फिर आ जाते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश के पास का जो तट है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। और नीचे जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहां पर हम नीचे देखते हैं तो कौन सा राज्य आ जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट।
कौन सा तट हो गया ये कोरोमंडल तट। कितना आ गया समझ में? पश्चिम बंगाल के तट को क्या बोलते हैं हम? दीघा तट या गंगा तट। उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट, और तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं हम? कोरोमंडल तट। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? चल, अभी हम और इसको भी प्राकृतिक तरीके से भी देख लेते हैं। प्राकृतिक तरीके से कैसे? इसी को हम बोल देंगे हम सभी लोग जानते हैं गंगा का जो मैदान है कहां पे है? गंगा का मैदान और गंगा का डेल्टाई क्षेत्र कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। चलो इसको छोड़ो, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आगे हम देखते हैं, पश्चिम बंगाल के पास में कौन सा तट है? दीघा तट। उड़ीसा के पास उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के पास उत्तरी सरकार, और तमिलनाडु के पास कोरोमंडल। ये यहां तक समझ में आ गया? आगे हम देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर ये क्षेत्र हमारा कौन सा राज्य यहां पर है? सभी को पता है, गुजरात। यहां पे एक दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। यहां पे तीसरा राज्य है गोवा, और चौथा राज्य है कर्नाटक। फिर एक पांचवा राज्य हमारा आ जाता है जिसको बोलते हैं हम केरल। अब इन राज्यों को देख लो, जो केरल का मैं तट है, केरल का ये जो तट है इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है? मालाबार। किसका नाम रखा गया है? मालाबार। यहां पे आ जाएंगे तो इसका नाम हमने रखा है कनारा तट। यहां पर आ जाएंगे तो इसका नाम हमने रखा है कौन सा? कोंकण तट। कोंकण तट। यहां पर दो तट मान लिए जाते हैं, ज्यादा डीप में अगर हम पूछते हैं तो दो तट मान लिए जाते हैं। पहला, इस जगह के जो तट हैं इसको बोलते हैं हम सौराष्ट्र तट, और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला तट है, इसको बोलते हैं हम काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ तट। आ गया समझ में? कौन कौन से तट हो गए? काठियावाड़, सौराष्ट्र, कोंकण, कनारा और मालाबार। इतने सारे तट हो गए। गुजरात में कौन सा तट है? क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बताओगे कि गुजरात में दो तट हैं। कौन कौन से? सौराष्ट्र और काठियावाड़। महाराष्ट्र के पास में और गोवा से मिलता जुलता तट कौन सा है? तो ये है कोंकण तट। गोवा और कर्नाटक के बीच में कौन सा तट है? कनारा तट। कर्नाटक और माल और केरल के बीच में कौन सा तट है? तो मालाबार। आ गया समझ में? अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा उत्तरी सरकार तट कहां पे स्थित है? तो क्या बताओगे? पूर्वी घाट में। कनारा तट कहां पे स्थित है? तो क्या बताओगे? पश्चिमी घाट में। कोंकण तट कहां पे स्थित है? तो पश्चिमी घाट में। दीघा तट कहां पे स्थित है? तो पूर्वी घाट में। आ गया समझ में यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अब आगे आ जाते हैं, अभी हम समुद्र पे ही देख लेते हैं। समुद्र पे ही देख लेते हैं चारों तरफ। अभी हमने सबसे ऊपर समुद्र है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा विदेशी व्यापार भी होता है, दूसरे देश से सामान हम मंगवाते भी हैं और भेजते भी हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमारा होता ही रहता है। तो कैसे होगा? पानी के रास्ते होता है, क्योंकि भारत का 92% व्यापार वर्तमान समय में भी जलीय संसाधन से ही होता है। और भविष्य हमारा कहां पर है? समुद्र में। समुद्र के किनारे ही हमारा भविष्य है। आगे देखते हैं। और जब भारत समुद्र से घिरा हुआ है, तीन तरफ हमारे भी समुद्र है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ हिंद महासागर और तीसरी तरफ अरब सागर। जब समुद्र ही है तीनों तरफ से, तो हमारे व्यापार भी होगा, व्यापार होगा तो बंदरगाह भी होगा, बंदरगाह होंगे तो भारत में कुछ अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं, उनके बारे में हम जरा जानकारी ले लेते हैं। लेकिन ये इतनी बात जरूर याद रखना कि दोनों तरफ दोनों घाट हैं। कौन से घाट? एक तरफ पश्चिमी घाट और दूसरी तरफ पूर्वी घाट, और इनको मिलाने वाली रेखा कहां पे आती है? नीलगिरी में। इनका जो पॉइंट होता है वो कौन सा है? नीलगिरी। सबसे ऊपर का राज्य कौन सा हमने बताया था? पश्चिम बंगाल। उसके बाद में फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में कौन सा राज्य बताया था? तमिलनाडु। पूर्वी घाट में इतना याद रखो, पूर्वी घाट पे इतना याद रखो। तो सबसे पहले यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम हम रखते हैं कोलकाता, और इसी को यहीं पे पास में कौन सा है? हल्दिया। कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि कोलकाता और हल्दिया दोनों को मिलाकर के एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनाया गया। और ये कहां पे पड़ता है? इसको यहीं पर लिख देते हैं, पश्चिम बंगाल में। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता, या फिर इसको हल्दिया भी बोल देते हैं, लेकिन वैसे कोलकाता का ही नाम ज्यादातर पूछा जाता है। दूसरा राज्य यहाँ पे कौन सा है? ओडिशा। अच्छे से जानते होंगे। यहां पर भी एक बंदरगाह बना हुआ है, इसका नाम है पारादीप। मोस्ट इंपोर्टेंट बंदरगाह है, बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर भी कभी पूछा जा सकता है। तीसरा राज्य हमने देखा यहां पर कौन सा है, जिसका नाम रख दिया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये वाला राज्य, और ये राज्य उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या रखा जाता है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, इसमें दो विशेषताएं। पहला तो सबसे ज्यादा गहरा, सबसे ज्यादा ये गहरा है, और दूसरा क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। कौन सा है? प्राकृतिक। आ गया समझ में? फिर आ जाता है इसको यहाँ पे तमिलनाडु, राज्य का नाम तो आपको पता ही है, इधर लिख देते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में तीन बंदरगाह, तीन में पहला कौन सा? यहां पर एक है जिसका नाम है एन्नौर, एन्नौर पोर्ट। दूसरा अपना चेन्नई है ही, और चेन्नई के बाद तीसरा एक और भी है जिसको हम बोलते हैं तूतीकोरिन। कौन सी है? तूतीकोरिन। तीन बंदरगाह, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। पूर्वी घाट में कुल बंदरगाहों की संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। पूर्वी घाट में कुल बंदरगाह कितने हो गए? 6। आ गया समझ में?
यहां तक समझ में आ गया। अब जो कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह है, इसका नाम अभी नाम बदलने का जो ट्रेंड चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो इसका नाम यहाँ पर इन्होंने रख दिया है कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसका नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इसका एक नाम रख दिया गया है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे? पश्चिम बंगाल में, सीधी बात। और इंदौर बंदरगाह का नाम रखा गया है कौन सा? कामजार पोर्ट। इसका भी नाम रख दिया गया कामजार पोर्ट। कामजार पोर्ट कहाँ पे है, तो क्या बताओगे? तमिलनाडु में। इतना यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट की तरफ के देखते हैं बंदरगाह। पश्चिमी घाट के बंदरगाहों में सबसे पहले हम वैसे ही मैप बना लेते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर एक बंदरगाह जो हम जानते ही हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा कौन सा प्रदेश है? गुजरात। गुजरात प्रदेश में यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम हम रखते हैं कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। और इसी कांडला का नाम अब हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देख लेना इसे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसी का नाम क्या रखा गया? कांडला बंदरगाह। बंदरगाह जो है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं पहले। ये 1965 में SEZ बन गया था। SEZ का मतलब SE और Z, यानी स्पेशल इकोनॉमिक और ये क्या बन गया? जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1965 में। इसका नाम क्या था? कांडला। और ये देश का पहला इकोनॉमिक जोन भी बना हुआ था। ये कहां पर स्थित है? गुजरात में। अब दूसरा बंदरगाह देख लेते हैं, दूसरा राज्य देखते हैं। ये दूसरे राज्य का नाम क्या है हमारा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बंदरगाह कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में 2 हैं। पहले का नाम है मुंबई, बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। और दूसरे का नाम यहीं पर है, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर, यानी मुंबई से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा बंदरगाह है। इसका नाम क्या है? नहावा सेवा। नहावा और सेवा। इसी बंदरगाह को हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये दोनों कहां पे स्थित हैं? महाराष्ट्र में। इतना समझ में आ गया। यानी कि गुजरात में एक है कौन सा? कांडला। और महाराष्ट्र में कौन सा है? मुंबई और नहावा से। उसके बाद में हम आगे और देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको देखने को मिलता है, ये गुजरात हो गया था। और गुजरात में एक आपने देख भी लिया था कांडला, और इसी कांडला का दूसरा नाम भी जान गए। यहां पर 2 थे, एक तो मुंबई और दूसरे का नाम था नहावा सेवा। और फिर आगे हम बढ़ जाते हैं, ये दोनों महाराष्ट्र में थे। और इसी नहावा सेवा का नाम था JNP, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
बढ़ जाते हैं, फिर आगे आ जाते हैं हम गोवा में। तो गोवा में एक बंदरगाह है मुर्मू गोवा, मुर्मू गोवा। और फिर आ जाते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एक बंदरगाह देखते हैं, इसका नाम है न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। और फिर एक नीचे देखते हैं कौन सा, केरल। तो केरल में कौन सा बंदरगाह है, इसका नाम हम रख देते हैं कोच्चि। इसी का नाम हमने क्या रख दिया, कोच्चि। अर्थात एक यहां पर बंदरगाह था ही जिसका नाम था कांडला, और कांडला, मुंबई, नावा सेवा, मुर्मू गोवा, मैंगलोर और कोच्चि, यानी 3 और 3 6 बंदरगाह कहां पे हैं हमारे पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में बंदरगाह कुल कितने हैं, 6। कौन कौन से 6 बंदरगाह कौन कौन से है, सबसे पहले कांडला, कांडला के बाद में हम दूसरा देखते हैं मुंबई, और मुंबई के बाद में फिर हम तीसरा देखते हैं नावा सेवा, और नावा सेवा के बाद में चौथा देखते हैं हम कौन सा, मुर्मू गोवा, और फिर मंगलोर, और मंगलोर के बाद में फिर कोच्चि। कौन सा, कोच्चि। कुल मिलाकर कितने हो गए, 6। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मालाबार के क्षेत्र में कौन सा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह स्थित है, तो अब क्या बताओगे, कोचीन। क्यों, क्योंकि मालाबार का जो क्षेत्र हमारा पड़ता है, मालाबार का तट ये वाला, और ये वाला क्षेत्र कहां पे है, केरल में, और केरल में कौन सा बंदरगाह है, तो कोचीन। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आ गया समझ में। या ये पूछा जा सकता है तमिलनाडु के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो वहां पर कितने बंदरगाह हैं, 3। कौन कौन से, एन्नौर, चेन्नई, और तीसरा कौन सा है, तूतीकोरिन। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे और भी बहुत सारी चीजें जिसमें हमने क्या क्या अभी तक देखा। अभी तक हमने देखा भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा काल, पश्चिमी पॉइंट गौर माता, पूर्वी पॉइंट किबतू और दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा काल। आगे देख लेते हैं फिर खाड़ी कौन सी पड़ती है, ऊपर कच्छ की खाड़ी, फिर खंबात की खाड़ी, अरब सागर, और इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। भारत श्रीलंका के बीच के जो क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, पाक जल संधि। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारतीय तट की लंबाई कुल कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों को भी जोड़ दिया जाए तो 7516 किलोमीटर हो जाता है। और कौन कौन से घाट हैं, 2 बड़े घाट हैं जिनका नाम, एक का पश्चिमी घाट है और दूसरे का नाम पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है, अरब सागर में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अरब सागर में स्थित कौन सा एक बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं, लेकिन इतना ज्यादा अभी हम द्वीप नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले एक ऐसे ध्यान से थोड़ा ऊपर बेसिक जानकारी ले लो। फिर आ जाता है कौन सा, बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बाद में फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट में
पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो हम क्या बताएंगे, 6 राज्यों में। कौन कौन से 6 राज्य स्थित हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते कहां पे हैं? तो कहां मिलते हैं? दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, फिर पूर्वी घाट पे आ जाते हैं। तो पूर्वी घाट में कहां कहां पे है? पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये कहां पे मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। क्यों? तमिलनाडु पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का एक जंक्शन है, और वो जंक्शन का क्या नाम है? नीलगिरी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जहां पर घाट होंगे, जहां पर पानी होगा तो उसके किनारे घाट जरूर होगा, और जहां पे पानी है वहां घाट होगा। और जब कई राज्यों में बटे होंगे तो वहां पर उन घाटों के नाम भी अलग अलग होंगे। पश्चिम बंगाल में कौन सा तट है? पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं हम दीघा तट या गंगा तट कहते हैं इसको। उसके बाद में उड़ीसा में उत्कल तट, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। यहां तक तो समझ में आ जाता है। और ये तट किस तरफ है? पूर्वी घाट की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिमी घाट की तरफ में। तो पश्चिमी घाट में एक आता है काठियावाड़ तट, फिर सौराष्ट्र तट, उसके बाद कोंकण तट, कनारा तट और मालाबार तट। ये कहां पे स्थित है? ये सारे के सारे तट पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट में बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, हल्दिया, या इसी का दूसरा नाम हमने रख दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। हमने नहीं रखा, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद उड़ीसा में पारादीप, पारादीप मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसके बाद इंपोर्टेंट में विशाखापट्टनम भी है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा प्राकृतिक। पूर्वी एशिया में जितना भी व्यापार होता, चाहे वो इंडोनेशिया की तरफ से हो या जापान से, जो भी व्यापार होता है वो कहां से होता है? विशाखापट्टनम से। यहां तक कि छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला की खानों से लोहा निकाला जाता है, और वो लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह के रास्ते समुद्र, विशाखापट्टनम बंदरगाह पर होकर के समुद्र के रास्ते जापान भेजा जाता है, और वहां से लोहे से बनी हुई निर्मित, चाहे वो जहाज हो जाए या फिर मोटर गाड़ियां हो, या बहुत सारे सामान हमारे वहां से आते हैं। फिर आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 है। कौन कौन से? एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। एन्नोर का नाम क्या रखा गया? कामजान पोर्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट में कौन सा है? गुजरात। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कांडला का दूसरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और ये कब बना था? 1965 में इसको एसईजेड बनाया गया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? आप लोगों को अर्थशास्त्र में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो आगे पढ़ाया जाएगा। एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसको बोलते हैं। बंदरगाह कहां पर स्थित है? गुजरात में। और महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह हैं? 2। दूसरे, एक का नाम मुंबई और दूसरे का नाम न्हावा शेवा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको कहा जाता है, अभी पिछले वर्ष ये भी सूचना आई थी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की जो जानकारी है उसको इंटरनेट के खुफिया तरीके से चीन अब जानकारी हासिल कर रहा, अर्थात साइबर अटैक कर रहा था बार बार। सबसे ज्यादा यात्री इसी यहीं से बाहर जाते हैं। अगर यात्री गाड़ी, जो भी यात्रियों का जो जहाज जाता है, सबसे ज्यादा यहीं से जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। नेक्स्ट हमने आगे क्या पढ़ा? आगे हमने गोवा में मुर्मू गोवा, और कर्नाटक में न्यू मंगलोर, और केरल में कोच्चिन बंदरगाह। पश्चिमी घाट में कुल कितने बंदरगाह थे? 6। और पूर्वी घाट में कुल कितने हैं? 6। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। यानी अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या कुल कितनी हो गई? 12। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भारत के बारे में आगे देखते हैं। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बताइए कि मुर्मू गोवा कहां पर स्थित है? और अगर दूसरा प्रश्न यह पूछा जाए, उत्तरी सरकार तट किस घाट में स्थित है?
इसका जवाब आप लोग दीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जैसे भारत का एक हमने ऐसे मैप बना लिया, इतना बना लो काम चल जाएगा। इतने बड़े मैप में सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे यहां से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? ये एक आर्थिक क्षेत्र है और बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र है। अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पर कौन सा तट पड़ जाता है, तो ये काठियावाड़ तट है। और काठियावाड़ तट में काठियावाड़ प्रांत किसके लिए फेमस है? सभी लोग जानते होंगे किसके लिए फेमस है। यहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था? काठियावाड़ के राजकोट में। ये जो दूसरा तट है यहाँ सौराष्ट्र का तट। सौराष्ट्र का तट, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा सौराष्ट्र में एक मंदिर बना होगा, सोमनाथ का मंदिर। नाम सुना होगा सोमनाथ का, महादेव का मंदिर है। और सोमनाथ मंदिर को अभी डेवलप किया गया है कुछ दिनों पहले, इसलिए ये तट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो ये पहले से ही था, लेकिन सोमनाथ कॉरिडोर की वजह से ये तट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहीं के आसपास यहीं से नर्मदा बहती है और यहीं से हमारा पश्चिमी घाट का प्रारंभ हो जाता है। पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो उथला हुआ है, पूर्वी घाट का क्षेत्र जो है वो अपरदन से ग्रसित है। अभी हाल में ही एक खबर आई थी जहाज रानी मंत्रालय की तरफ से कि जो विशाखापट्टनम का क्षेत्र है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है, वहां पर बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है। लगभग 2 साल में 26 किलोमीटर का कटाव हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं भारत की स्थिति पर। भारत की स्थिति पर चलते हैं, आप लोगों को मैप में दिखा देते हैं। यहाँ पे आज क्या प्रॉब्लम है भाई इंटरनेट की? आज क्या समस्या आ रही इंटरनेट से? कोई बात नहीं, आगे हम ऐसे ही देख लेंगे, कोई इतना ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं। आगे हम देखते हैं भारत में पहाड़ियां, पर्वत, पठार। हिमालय के बारे में उस दिन हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता दिया था। हिमालय से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, इन सब चीजों के बारे में भी बताया था। और हिमालय के बारे में बहुत सारी जानकारी, हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है, लंबाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार, दोनों तरफ से 4 भागों में बटा हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा विश्व में अगर किसी देश ने राज किया है तो वो कौन सा देश है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। आप सभी लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं हमारी पृथ्वी क्या है, इसका एक निश्चित आकार है जिसको हम बोलते हैं पृथ्व्याकार। किसी किताब में नाशपाती के आकार में लिखा होगा, किसी किताब में किसी दूसरे आकार का लिखा, किसी किताब में गोंद की आकार का लिखा, लेकिन पृथ्वी का एक खुद का आकार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्व्याकार। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है जिसको नाम हम बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा बांटती है? विषुवत रेखा। पृथ्वी का दूसरा नाम है, यानी हमारी धरती का दूसरा नाम है जिसका नाम हम बोलते हैं क्या? भूमध्य भू बोलते हैं। और भू पृथ्वी को 2 बराबर भागों से काटने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं हम? तो इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम हम रख देते हैं कौन सी? भूमध्य।
इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य। इसी को हम तीसरे अपने भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इसका क्या नाम रखते हैं हम लोग? 0 डिग्री अक्षांश। बहुत सारे जितने भी हमारे देश हैं, इन देशों को बस सिर्फ इसी डिग्री पर भी देखा जाता है। कौन सा देश कहां पर है, किस हिसाब से है, इन्हीं के तरीके से, यानी इसी भूमध्य रेखा के हिसाब से उसको देखा जाता है। भूमध्य रेखा के हिसाब से इस चीजों को देखा जाता है, कौन सा कहां पर स्थित है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर भूमध्य रेखा यहाँ पर अक्षांश क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? मौसम हमेशा एक सा होता है। अर्थात कहने का मतलब हमारे ये है, सूर्य 24 हमेशा लंबवत चमकता रहता है। 12 महीने दिन, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। सवेरे बरसात होगी, शाम तक मौसम एकदम ठीक हो जाएगा, या दिन भर मौसम खूब धूप होगी और शाम को मौसम में एकदम से बरसात आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर इस क्षेत्र के रास्ते में सबसे ज्यादा समुद्र पड़ता है। समुद्र जो है इस रास्ते पे सबसे ज्यादा पड़ता है। इसी के ऊपर जाते हैं तो हम 23.5 डिग्री ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम रखते हैं हम कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? और इसी के नीचे 23.5 डिग्री फिर जाते हैं तो इसका नाम क्या रख देते हैं हम? मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री हो गई, और ये भी 23.5 डिग्री, और ये कितनी है? 0 डिग्री। ये कितनी है? 23.5 डिग्री, और यहाँ पर ये कितनी है? 23.5 डिग्री। यानी नीचे, यानी कि दक्षिण की तरफ हम जाएं, भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कौन सी? मकर रेखा, और उत्तर की तरफ जाएंगे तो कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इतनी बात समझ में आ गई? ये सब चीजें मनुष्यों ने बनाई है, ये प्रकृति ने नहीं बनाई है कुछ। मकर रेखा क्या है प्रकृति को नहीं पता है, भूमध्य रेखा क्या है ये भी नहीं पता। क्यों? केवल हम लोगों को एक अध्ययन के लिए हम लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार इन चीजों का नाम रख दिया है, बस। यहां से ऊपर की तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे तो भी जो मौसम यहाँ पे होगा वही मौसम यहाँ पे होगा, जो मौसम यहाँ पे होगा वही मौसम यहाँ पे होगा। जो ये क्षेत्र है, अभी मैंने क्या बताया कि 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, पूरे साल भर एक ही तरीके का मौसम रहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर दिन भर धूप होगी, शाम को पानी बरस जाएगा तो बहुत ज्यादा वनस्पतियां होंगी, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, वृक्षों में बढ़ने की होड़ बढ़ी रहेगी कि कौन किसको ज्यादा प्रकाश चाहिए। तो यानी कि ये जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हों। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ने से क्या होगा? पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में कमी होती चली जाएगी, इधर वनस्पतियों में कमी होती चली जाएगी। ये 23.5 डिग्री हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर 66.5 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। यानी अब ये नॉर्थ में है तो उत्तरी ध्रुव, और नीचे चले गए इसे नीचे आ गए यहाँ पर तो इसको बोल देते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर भी इसको क्या बोल देते हैं?
दक्षिणी ध्रुव। यहां पर भी बीच में एक 66.5 डिग्री आ जाता है। जब इसको और विस्तार से पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे, अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। और उत्तरी ध्रुव को क्या बोलते हैं हम? आर्कटिक। उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र को हम बोल देते हैं क्या? आर्कटिक। और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र को क्या बोल देते हैं हम? अंटार्कटिका। ये भी उत्तर में, ये दक्षिण में, दोनों ध्रुव। यहाँ पर 6 महीने दिन, 6 महीने रात। जब ऊपर 6 महीने दिन होता है तो इधर 6 महीने रात होती है। जब यहाँ 6 महीने दिन होता है तो यहाँ 6 महीने रात होती है। सेम अपोजिट, यानी विषुवत रेखा से अगर सूर्य इधर आ जाएगा तो इधर दक्षिणायन हो जाएगा, और इधर चला जाएगा तो इधर उत्तरायण हो जाएगा। बस यही कंडीशन हमारे यहाँ इन तीनों रेखाओं को, ये सिर्फ एक समय देखने के लिए, तिथियां और पंचांग देखने के लिए, जलवायु के अध्ययन करने के लिए इन सारी रेखाओं का निर्धारण किया गया है। आ गया बात समझ में? अब आगे देखते हैं, ये तो हमारी कौन सी रेखाएं हो गई? पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली रेखा विषुवत रेखा। ऊपर एक भूमध्य रेखा, नीचे जाओगे तो कौन सी रेखा आ जाएगी? मकर रेखा। और ऊपर जाओगे तो कौन सी रेखा आ जाएगी? कर्क रेखा। उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? आर्कटिक। और दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं हम लोग? अंटार्कटिक। आर्कटिक का क्षेत्र पिघल रहा है, सभी लोगों को पता है। आगे देखते हैं, ये तो पृथ्वी का इतना हो गया। पृथ्वी पर कुल महासागर कितने हो गए? 5 महासागर। सबसे पहला महासागर कौन सा है? एक तो प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा महासागर हो गया? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर कौन सा हो गया? हिंद महासागर। चौथा महासागर कौन सा हो गया? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और अंतिम महासागर कौन सा हो गया? 5वां। इसको हम बोलते हैं दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर। पांच महासागर कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये आ जाएगा सबसे छोटा और प्रशांत महासागर जो ये वाला है इसको क्या कहते हैं? ये है कितना बड़ा? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, वो आर्कटिक महासागर। और सबसे ज्यादा अब बढ़ कौन सा महासागर रहा है? तो अटलांटिक महासागर। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है यस आकार का महासागर कौन सा है? तो एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप देख लेते हैं। महाद्वीप, और महाद्वीप में सबसे पहला महाद्वीप कौन सा आ जाता है? एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद में यूरोप मान लो,
मान लो। फिर उत्तर अमेरिका, और फिर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया। आ गया समझ में? और ऑस्ट्रेलिया के बाद में एक हम और मान लेते हैं, कौन सा? अंटार्कटिका। एक महाद्वीप और भी है। एशिया महाद्वीप, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इतने महाद्वीप हैं हमारे पृथ्वी पर। इन सब के बारे में भी हम जानकारी एक तरफ से देंगे। इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न यूरोप महाद्वीप से और उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां तक आई बात समझ में? इनके बारे में भी आपको हम बताएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे एक एक चीज। फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल बताएंगे आप लोग। ओके, थैंक यू।